सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं द टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो आप देखते हैं उसमें कवर किए गए टॉपिक से मैं कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पर आपने मेरे साथ मेहनत किया है वह टॉपिक आपका कितना तैयार है, उससे किस प्रकार के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए बन सकते हैं, आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में है या नहीं। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक एमसीक्यू का प्रोग्राम आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज फिर हम बात करेंगे अपने इसी साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अर्थात HSL के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना आजादी से पहले हुई थी, सरकार ने 1952 में इसका अधिग्रहण किया था। दूसरा कथन, इसने हाल ही में सीक्रेट युद्धपोत अर्थात वॉरशिप VC 11184 का निर्माण किया है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प दोनों कथन सत्य हैं, बी विकल्प दोनों कथन असत्य हैं, सी विकल्प केवल एक सही है, डी विकल्प केवल दो सही है। अब आपको यह बताना है कि आखिर HSL के विषय में कौन सा विकल्प आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, आंसर में किसको आप ऑप्ट करेंगे। एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना आजादी से पहले हुई थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1941 को और इसको स्टार्ट किया गया था सिंधिया शिपयार्ड के नाम से। जी हां, आपने सही सुना, इसको स्थापित किया गया था 1941 में सिंधिया शिपयार्ड के नाम से, लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया 1952 में। तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन है कि इसने हाल ही में सीक्रेट युद्धपोत अर्थात वॉरशिप VC 11184 का निर्माण किया है, बिल्कुल सही है। जब इंडिया और चाइना का जो है कि तनाव, सीमा तनाव चल रहा था, उसी बीच जो है कि वर्ष 2020 में ही इसको कमीशन कर दिया गया। कमीशन करने का मतलब है कि इसकी सेवाएं प्रारंभ कर दी गई और यह जो है कि इसको एक तरह से कमीशन किया गया था गुप्त रूप से, इसी के लिए इसको जो है कि सीक्रेट वॉरशिप का नाम दिया गया है। यह क्या करता है कि अगर इसकी रेंज में जो क्षेत्र आते हैं वहां पर कहीं पर भी कोई मिसाइल की एक्टिविटी होती है, कहीं पर मिसाइल तैनात किया जाता है या उसमें कोई मूवमेंट दिखती है, तुरंत यह क्या करेगा, भारतीय सेना को सूचित कर देगा और इस तरह से देश के पास यह विकल्प होगा कि कैसे उस मिसाइल को वह नष्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो आपका VC 11184 है, इसको नाम दिया गया है INS ध्रुव, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम जो कि आप पेपर में और अन्य जगह आपको लिखा दिखाई देगा वह है VC 11184। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि दोनों कथन क्या है, सत्य है, असत्य कथन कोई नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। दूसरा कथन, दिल्ली को सर्वाधिक प्रदूषित शहर में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन, दिल्ली में PM 2.5 का वार्षिक औसत 84.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। अब आपको बताना है सही विकल्प का चयन करके। पहला है कि तीनों कथन सही है, बी विकल्प है केवल एक और दो सही है, सी है केवल तीन का तीसरा कथन सही है, डी है केवल एक सही है। आपका आंसर क्या होगा, आप बताइए। चलिए एक एक करके वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के विषय में हम कथनों पर विचार करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर यह पाया गया है कि जो पॉल्यूशन का स्तर है, चाहे PM 2.5 हो या PM 10 का स्तर हो, यह काफी ज्यादा है। और यह जो प्रदूषक होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं और इनके वजह से क्या होती है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। आपने देखा होगा कि जब दीपावली वगैरह का समय आता है
तो दिल्ली वाले क्षेत्र में स्मोक की कंडीशन क्रिएट होती है, काला काला धुआं होता है। ये क्या है? एयर पोल्यूशन का एक जो है कि प्रतीक है। तो आपको पता है कि जो दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या है, इसके पीछे कई कारण हैं, चाहे पराली को जलाने की समस्या हो, यातायात के वाहनों की समस्या हो, यहाँ के निर्माण कार्यों का हो, जनरेटर चलने का हो, इन सभी कारणों से क्या होता है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। क्योंकि जो दिल्ली का क्षेत्र है उसका अपना कोई खास क्लाइमेट नहीं है, बल्कि वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो वहाँ पर एक्टिविटी होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसी के कारण दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस संदर्भ में अपनी चेतावनी भी जारी की है, बावजूद यहाँ पर अभी जो है कि प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। और इसी के कारण अभी जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई उसमें यह पता चला है कि दुनिया के सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर हैं उसमें दिल्ली को 10वां स्थान है, लेकिन बतौर राजधानी के रूप में वह सबसे अधिक प्रदूषित जो है कि क्या है, आपका राजधानी शहर है। इसके बाद जो है कि ढाका का स्थान आया था, उलान बटोर का स्थान आया था, जिसको मैंने डिस्कस किया था। तो पहले, दूसरे और तीसरे कथन बिल्कुल सही हैं, अर्थात इसके जितने विकल्प हैं तीनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। आंसर होगा ए जो है इसके तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वह है सी बकथॉर्न के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह अब आपको पहले विकल्प है, यह ठंडे जलवायु क्षेत्र में उगने वाला एक पर्णपाती पौधा है। दूसरा, इसका वैज्ञानिक नाम हिपोफी है। तीसरा, यह दुनिया में ऐसा इकलौता फल है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है। डी है, यह मूल रूप से फॉकलैंड का पौधा है। अब आपको यह बताना है कि आखिर सी बकथॉर्न के विषय में कौन सा कथन जो है कि गलत है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं इन्वायरमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जो है कि करंट अफेयर्स के सबसे जो है कि अच्छे वो एरिया में से माने जाते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। आई होप आपने सी बकथॉर्न के विषय में जरूर स्टडी किया होगा। तो देखिए एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। आई होप आपने असत्य कथन डिसाइड कर लिया हो। यह ठंडे जलवायु क्षेत्र में उगने वाला एक पर्णपाती पौधा है, यह बिल्कुल सही है। सी बकथॉर्न जैसा लग रहा है कि कोई सागरीय क्षेत्र में मिलने वाला पौधा है, नहीं। सी बकथॉर्न ठंडे जलवायु क्षेत्र में उगने वाला पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम हिपोफी है, यह भी बिल्कुल सही है। यह दुनिया का ऐसा इकलौता फल है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है, ये भी सही है। ये जो सी बकथॉर्न है, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले आपको वीडियो में बताया था, मतलब किसी वीडियो के माध्यम से, इसी पे मेरा टाइटल भी था, तो आपने देखा होगा ये सूक्ष्म आकार का एक पौधा होता है। सूक्ष्म का मतलब ये नहीं कि 1-2 सेंटीमीटर का, मतलब ये जो झाड़ी नुमा एक पौधा है और यह ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पर जो फल लगता है, जिसको मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि जो नीम का फल होता है, नीम की जो फली होती है छोटे छोटे, वैसा ही होता है ये। और इसको क्या किया जाता है, इसके जो पौधा है, इसके पत्तियों का, इसके फल का कई तरह से प्रयोग किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी महंगा होता है। लेकिन इसके लिए एक खास क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, और वो चाहिए होता है ठंडा जलवायु क्षेत्र। और इसी के कारण सी बकथॉर्न जो है कि ठंडे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये मूल रूप से जो है कि फॉकलैंड का पौधा नहीं है, यह मूल रूप से जो है कि क्या है, मध्य एशिया और यूरोप क्षेत्र का पौधा है, अर्थात ठंडे जलवायु। फॉकलैंड का भी जो अगर आप जो है कि अक्षांश देखेंगे तो ये भी ठंडे क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, लेकिन फॉकलैंड का पौधा नहीं है। फॉकलैंड एक आइलैंड है, वहाँ का ये पौधा नहीं है, मूल रूप से कहाँ का है, मध्य एशिया और यूरोप का यह पौधा है। तो आपको चुनना था असत्य कथन, या डी कथन क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न भी इसी से है, हिपोपी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका 90% उत्पादन चीन, रूस, कनाडा, यूरोप और मंगोलिया में किया जाता है। बी, भारत में सिर्फ इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। बी विकल्प को फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। सी विकल्प, इसका उत्पादन हिमालयी क्षेत्र में ट्री लाइन के ऊपर होता है। डी, डीआरडीओ ने इससे ठंडे क्षेत्रों में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए एनर्जी ड्रिंक बनाया। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है कि आप ऑप्ट करेंगे, और आपको क्या करना है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। जी हाँ, असत्य कथन का चयन करना है। माफी चाहता हूँ, यहाँ
यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि असत्य कथन का चयन करना है, प्रश्न में लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जब आपके पास विकल्प भी यही है तो कोई ना कोई कथन असत्य है। तो देखिए, इसका 90% उत्पादन चीन, रूस, कनाडा और यूरोप और मंगोलिया में होता है, ये बिल्कुल सही है। और मैंने ये जैसा कि बताया कि यूरोप, मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, यह इसका मूल पौधा है पॉपी का। और तो इस तरह से यह जो है कि आपका सही है। चीन में तो इसके 200 से अधिक जो है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, कारखाने हैं, जहां से इसके फलों और पत्तियों से जो है कि कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनता है, इससे जो है कि जूस वगैरह बनते हैं, इसको दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका सर्वाधिक जो लोकप्रिय प्रयोग है वो होता है एनर्जी ड्रिंक के रूप में। डीआरडीओ ने भी इससे ठंडे क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों के लिए तैनात जो सैनिक हैं उनके लिए एनर्जी ड्रिंक बनाया है। इसको पीने से जो तनाव है वह कम होता है, और उनका जो शरीर है वह क्या है, ठंडे क्लाइमेट के अनुकूल बन जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें कई तरह के जो कि न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है, और इसको सुपर फूड भी इसीलिए बोला जाता है। तो इस तरह से अगर आपने देखा तो पहला कथन भी सही है, और जो है कि इसका डीप जो विकल्प है वो भी सही है। इसका उत्पादन हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन के ऊपर होता है, बिल्कुल सही है। ट्री लाइन का मतलब वहाँ पर है जहाँ वह ऊंचाई है हिमालय क्षेत्र में जहाँ तक पौधे जो है कि अपने रूप में ही, अर्थात प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक है, पौधे वहीं पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर इतना कम ना हो जाए कि उनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ ही खत्म हो जाए। इसलिए जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये आस जो है कि पौधों का नहीं होता। लेकिन यह जो है होता है ये पॉपी, इसका उत्पादन वह पौधों के अर्थात पेड़ों से ऊपर भी होता है। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया ये झाड़ी नुमा पौधा होता है, तो झाड़ियों के लिए जो पेड़ों की कंडीशन चाहिए होती है वह नहीं होती है। जैसे पेड़ होते हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है, ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। लेकिन जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं वो छोटे क्षेत्र में उग पाते हैं, और झाड़ी से छोटे जो होते हैं, जो बिल्कुल जो कि छोटे आकार के जो पौधे होते हैं जिनको साग पौधे बोला जाता है, वह उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे झाड़ी पौधों की बात है, और यह जो पौधा है पॉपी का, ये क्या होता है, ट्री लाइन के ऊपर मिलता है। अब इसमें जो विकल्प है कि बी, भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उत्पादन जो है कि भारत के उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, और हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर और इसका उत्पादन बढ़ाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि गोबी मरुस्थल के विषय में आपको बताना है। गोबी मरुस्थल के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, यह संसार का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा कथन, इसका विस्तार चीन और मंगोलिया में है, यहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 मिलीमीटर होती है। तीसरा कथन, इस पर महाद्वीपीयता का प्रभाव बहुत कम है। तीसरे कथन को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, इस पर महाद्वीपीयता का प्रभाव बहुत कम है। असत्य कथनों के विकल्प का आपको चयन करना है। चलिए एक एक करके पहले कथनों पर विचार कर लीजिए। पहला कथन, यह संसार का 5वां तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार चीन और जो है कि मंगोलिया पर है, ये भी सही है। और यह जो है कि शुष्कतम मरुस्थलों में से माना जाता है, क्योंकि वार्षिक वर्षा 50 से 100 मिलीमीटर, ध्यान दीजिएगा इस सेंटीमीटर नहीं है। जैसे डेजर्ट की जब भी बात आती तो हम क्या कहते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती। लेकिन यहाँ पर क्या पता चल रहा है, अगर इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 से 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, इसलिए शुष्कतम मरुस्थलों में से माना जाता है। ये जो गोबी मरुस्थल है, यहाँ पर रेत भी पाई जाती है, चट्टानी भी पाए जाते हैं। और ये जो मरुस्थल है, इस पर क्या है, महाद्वीपीयता का जो प्रभाव है। महाद्वीपीयता को कैसे समझें, कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ स्थल हो। जब चारों ओर स्थल होते हैं और ये जब ऐसे क्षेत्र मरुस्थल में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी विशेषता यह होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सागर होता है, जो जल होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, वो ना तो जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, अर्थात उसमें समकारी जलवायु पाई जाती है। लेकिन जहाँ पर महाद्वीपता अर्थात स्थलीय प्रभाव जहाँ पर ज़्यादा होता है, वह क्षेत्र जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, और इस महाद्वीप पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई कोस्टल एरिया आपको दिखाई नहीं देगा। जो चाइना का पूर्वी कोस्टल एरिया है वह काफ़ी इससे
से दूर है। तो इस तरह से इसमें क्या पता चला आपको कि जो कथन 3 है वो असत्य है। असत्य कथन के विकल्प का चयन करना था, इसलिए आंसर होगा आपका सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूके के विषय में निम्न कथनों पर विचार की। यूके ने अपने यहाँ परमाणु हथियार की संख्या 180 निश्चित किया हुआ है। दूसरा कथन, यूके ने अपने परमाणु हथियार संख्या में 40% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। अब आपके पास विकल्प हैं, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है। इजी प्रश्न है, मेरे हिसाब से आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो यूके ने अपने यहाँ परमाणु हथियार की संख्या 180 निश्चित किया हुआ। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय यह लगा कि जो सोवियत संघ से खतरा है वो समाप्त हो जा रहा। तो उसी के बाद यूके ने कहा कि अब हमें जो न्यूक्लियर हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनकी जो दौड़ है उसको रोकना होगा। और उसके लिए क्या किया, ब्रिटेन ने कहा कि हम एक प्रस्ताव लाते हैं। उस प्रस्ताव पर सहमति बनी कि हम अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 180 रखेंगे। लेकिन अभी जो है कि एक रिपोर्ट आई है जो कि ब्रिटेन के संदर्भ में है, उसमें ये कहा गया है कि रूस और चाइना इस समय जो है कि ब्रिटेन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और इसलिए ब्रिटेन या यूके को अपने जो है कि परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए। और इसी पर बोरिस जॉनसन जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो क्या करेंगे, अपने परमाणु हथियारों की संख्या में 40% की वृद्धि करेंगे, अर्थात उनकी संख्या जो है कि 260 करेंगे। तो इस तरह से क्या है, दोनों कथन यह सत्य हैं और इसमें आपको क्या बताना है, आंसर होगा दोनों कथन सही है, आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, डीईडब्ल्यू के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लेजर हथियार तथा माइक्रोवेव हथियार डीईडब्ल्यू के प्रकार हैं। दूसरा कथन, भारत ने 2017 में 1 किलोवाट के लेजर डीईडब्ल्यू का विकास किया था। तीसरा कथन है, दुर्गा 2 भारत का आधुनिक डीईडब्ल्यू है। अब आपको पता होगा ये डीईडब्ल्यू क्या है, जिसको काफ़ी जो और ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगर आप जो है कि ऐसे प्रश्नों को देखे हैं तो जैसे ठाट के विषय में इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है। खैर आप देखिए, तो आपके पास यह है कथन, आपको बताना है कि आखिर जो है कि इसमें कथन सही है असत्य, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है असत्य कथन कौन सा है। इसके लिए सबसे सुटेबल ये होगा कि असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो देखिए आपके पास विकल्प क्या है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन और कोई भी नहीं। तो ये असत्य कथन का चयन करना है आपको। पहला कथन है कि लेजर हथियार तथा माइक्रोवेव हथियार डीईडब्ल्यू के प्रकार हैं। डीईडब्ल्यू का मतलब होता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जिसमें एक स्थान से एनर्जी निकलती है और दूसरे स्थान पर जब जिस ऑब्जेक्ट को उसको प्रभावित करना होता है उस तक पहुंचती है। जैसे लेजर है, आप क्या करते हैं, लेजर का कोई भी डिवाइस जिससे लेजर लाइट निकलती है, लेजर बीम निकलती है, जब तक आप किसी जिस ऑब्जेक्ट को नष्ट करना चाहते हैं वहां तक आप उस एनर्जी को नहीं पहुंचाएंगे तब तक वह समाप्त नहीं होगी। माइक्रोवेव हथियार में माइक्रोवेव रेडिएशन निकलते हैं तो वह उन्हीं क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करते हैं जहां तक वो माइक्रोवेव रेडिएशन की एनर्जी जाती है। तो इस तरह से लेजर वेव और लेजर हथियार वेपन और माइक्रोवेव हथियार डायरेक्ट एनर्जी वेपन के प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। और भारत ने 2017 में 1 किलोवाट के लेजर डीईडब्ल्यू अर्थात डायरेक्ट एनर्जी वेपन का विकास किया था, बिल्कुल सही है। और दुर्गा सेकंड भी भारत का आधुनिक डीईडब्ल्यू है, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पता चला, असत्य कथन का चयन करना है, कोई भी असत्य कथन नहीं है, आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न है कि रबर के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन, इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बी विकल्प है, त्रिपुरा केरल के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है। सी विकल्प है, गहरी दोमट लेटराइट भूमि अधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए, रबर के विषय में बात की जा रही है तो रबर के विषय में। तीसरा है, तीव्र धूप हानिकारक होती है। आई होप आपने, बहुत आसान प्रश्न है, देखते ही इसको ऑप्ट कर दिया होगा। तो अगर आपने आंसर ऑप्ट किया है कि तीव्र धूप हानिकारक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जो प्रश्न है तीव्र धूप हानिकारक होती है, ये किसके लिए होती है, कॉफी या कहवा के लिए इसको माना जाता है। और यह जो रबर है आपने देखा होगा, नोट किया होगा, तो केरल में इसका उत्पादन होता है। इसका जो है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, इसके अनुकूल है। यहाँ पर जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, वहाँ पर रबर का उत्पादन ज़्यादा होता है। और इसी के कारण जो इक्वेटर के पास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको इसका उत्पादन ज़्यादा दिखाई देगा। तो अब इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में तो तीव्र धूप क्या होती है, पड़ती ही है। तो अब उसी से अंडरस्टूड था कि जो डी विकल्प है गलत है। आई होप आपने इसको ऑप्ट किया होगा। अगला प्रश्न, अकुला वन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, ये एंटीशिप मिसाइल और टारपीडोज से लैस है।
दूसरा कथन, यह भारतीय नेवी को 2025 में सौंपी जाएगी। तीसरा कथन, इसे भारत में आईएनएस चक्र 3 के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाएगा। चौथा कथन, यह भारत द्वारा रूस से ली गई दूसरी पनडुब्बी है। अब आपको बताना है उपरोक्त में से सही जो है कथनों का विकल्प कौन सा है। आपके पास ए बी सी डी के रूप में 4 जो है कि विकल्प हैं। एक एक करके कथनों पर आप जो है कि विचार कर लीजिए। पहला है कि यह एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो से लैस है, बिल्कुल सही है। अकुला क्या है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि रूस से एक पनडुब्बी ले रहे हैं और उसी का वह अकुला श्रेणी की है और उसको इंडिया में नाम दिया जाएगा आईएनएस चक्र 3। तो इस तरह से पहला दूसरा बिल्कुल सही, पहला और तीसरा सही हो गया। और भारतीय नेवी को 2025 में सौंपी जाएगी, ये भी सही है, 10 वर्ष के लिए सौंपी जाएगी। यह जो चौथा कथन है, यह भारत द्वारा रूस से ली गई दूसरी पनडुब्बी नहीं, ये तीसरी पनडुब्बी है। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो हमारा पहला दूसरा और तीसरा विकल्प है वह सही है। आंसर होगा 1 2 3 अर्थात सी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, रूस से भारत द्वारा ली गई पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, भारत ने अब तक 3 पनडुब्बी लीज पर ली है। दूसरा, आईएनएस चक्र को 2012 में 10 वर्ष के लिए लीज पर लिया गया था। तीसरा है, पहली पनडुब्बी वर्ष 1988 में लीज में ली गई थी। डी विकल्प है, पहली पनडुब्बी अभी तक अपनी सेवा भारतीय नेवी में दे रही है। आपको असत्य विकल्प का चयन करना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कि भारत ने अब तक 3 परमाणु पनडुब्बी रूस से ली है, लीज पर ली गई, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आईएनएस चक्र को 2012 में 10 वर्ष के लिए लिया गया था, सही बात है। 2022 में इसकी अवधि समाप्त हो रही है, इसीलिए इसको 3 वर्ष बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली पनडुब्बी वर्ष 1988 में लीज पर ली गई थी, बिल्कुल सही है। यह डी विकल्प है, यह गलत है क्योंकि जब यह 1988 में ली गई थी, जब इसने सेवा अपनी देना बंद कर दिया, तो यह जो पहली पनडुब्बी थी इसी को हमने आईएनएस चक्र 1 नाम दिया था। 2012 में जो ली थी हमने उसको आईएनएस चक्र 2 नाम दिया था। तो यह जो है क्या थी, ये 3 वर्ष के लिए ली गई थी, तो यह अपनी सेवा नहीं दे रही है अब, और इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, अन्य जो पनडुब्बियों पर विचार कर रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं और रूस से भी ले रहे हैं। तो डी विकल्प आपका असत्य कथन है, यही आपका आंसर हो। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक नदी परियोजना के संबंध में निम्न कथनों में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहला, मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को 850 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देने को तैयार हो गई है। दूसरा, इस परियोजना से उत्पन्न विद्युत में से 78 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी, जिससे 6 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मध्य प्रदेश को प्राप्त होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका शुभारंभ जो है कि 2005 में किया गया था। इसी परियोजना पर राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब आपको बताना है गलत विकल्प असत्य कथन कौन सा है। आई होप आपने ये जो है आपको पता है कि 2005 में इसको प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है, इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था और विवाद ये है कि आखिर मध्य प्रदेश कितना पानी उत्तर प्रदेश को दे। तो इस पर सहमति बन गई है और इस पर सहमति यह बनी है कि 750 जो है कि मिलियन क्यूबिक मीटर जो है कि मध्य प्रदेश क्या करेगा, उत्तर प्रदेश को देगा। इसमें कई तरह के तनाव चल रहे थे और उन तनावों के बीच में कारण सबसे प्रमुख यह था कि आखिर जो है कि किसको कितना लाभ मिले और इस पर सहमति बन गई है। बाकी ये जो आपका ए विकल्प है गलत है, बाकी जितने बी सी डी हैं वो सही हैं। तो आपको चुनना असत्य कथन और आपका असत्य कथन पहला था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का फिर से चयन करना है। अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 10 लाख अप्रवासी रहते हैं जिनके पास नागरिकता के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। बी, बिना वैध दस्तावेज के अप्रवासियों को अमेरिका में ड्रीमर्स कहा जाता है। सी, अमेरिका में 16 लाख भारतीय हैं जिन्हें ड्रीमर्स माना जाता है। डी विकल्प, अमेरिकी निचले सदन ने अमेरिकी ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 2021 को पारित कर दिया है। अब आपको यह बताना है कि आखिर इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन जो है कि इसमें अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 10 लाख अप्रवासी रहते हैं जिनके पास नागरिकता के लिए वैध दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल सही है। इसी के कारण कई बार इनको वापस भेजे जाने की बात होती है
वहाँ पे भी राजनीति होती है, तो कोई लोग कहते हैं कि नहीं, इनको यहीं रखा जाएगा, इनके लिए जो दस्तावेज के नियम हैं उनमें परिवर्तन किए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बिना वैध दस्तावेज के अप्रवासियों को अमेरिका में ड्रीमर्स कहा जाता है। बिल्कुल सही। ड्रीमर्स का मतलब है इनका सपना है कि ये अमेरिका में रह रहे हैं तो यहीं के नागरिक बन जाएं, लेकिन नागरिक बनने के लिए इनके पास अभी वैलिड उतने दस्तावेज नहीं है जिनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से पता चला कि पहला विकल्प और दूसरा विकल्प ए बी तो सही है। सी है कि अमेरिका में 16 लाख भारतीय जिन्हें ड्रीमर्स मान, नहीं 16 लाख नहीं है, लगभग 5 लाख के नियर अबाउट हैं। तो अमेरिका में 5 लाख ऐसे भारतीय हैं जो कि क्या हैं, ड्रीमर्स माने जाते हैं, अर्थात वो चाहते हैं कि वह क्या क्या अमेरिका के नागरिक बन जाएं, लेकिन उनके पास अभी उतने जो है कि वैलिड दस्तावेज नहीं है। डी विकल्प है, अमेरिकी निचले सदन ने अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 2021 को पारित कर दिया। ये बिल्कुल सही। तो हमें क्या पता चला, सी विकल्प क्या है, गलत है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, अमेरिकी H1B वीजा के संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और फिर उसमें से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन, अमेरिकी कंपनियों में विदेशी कामगारों को मिलने वाला वीजा है ये। दूसरा, यह 3 साल के लिए दिया जाता है। कथन तीसरा, H4 वीजा H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को दिया जाता है। उपरोक्त में से सही विकल्प को चुनना है। आपके पास ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1 2 3। आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। इजी प्रश्न है। तो चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका की कोई कंपनी है, वह बाहर के लोगों को जब हायर करती है तो उसको एक वीज़ा प्रोवाइड करवाना होता है और उसी का नाम है H1B वीज़ा। एक स्किल्ड लेबर वीज़ा है जिसमें मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जो है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद कई चीज़ों का आपसे प्रश्न लिया जाता है, इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, उसके आधार पर ये फिर H1B वीज़ा दिया जाता है। भारतीयों में इस वीज़ा की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। जो हर साल जो H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं उसमें से अधिकांश जो वीज़ा होते हैं वो भारतीयों को मिलते हैं। कारण यह है कि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग और स्किल्ड ट्रेंड जो लोग हैं वह ज़्यादा हैं और उसको ये प्रेफर करते हैं। 3 साल के लिए वीज़ा होता है H4B वीज़ा। जब H1B वीज़ा मिलता है तो कई बार लोग अपनी पत्नी या फिर जो है कि पत्नी अगर होती हैं तो अपने हस्बैंड या फिर अपने से जुड़े लोगों को भी वो लेकर जाते हैं। तो जीवन साथियों के संदर्भ में जो वीज़ा मिलता है H1B वीज़ा के साथ वह H4 होता है। तो इस तरह से सही। तो सही विकल्प का चयन करना था, डी हमारा आंसर होगा। 1 2 3 अर्थात सभी विकल्प क्या हैं, सही। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है जो अभी आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 9वां है 8वां, या आप डिसाइड करिए। इसमें कुल 149 देशों को शामिल किया गया है। अब आपको पता होगा 149 देशों को शामिल किया गया है, 156। तीसरा है, न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय देश है जो टॉप 10 में जिसने जगह बनाई है। आई होप आप ये तो चीज़ें क्लियर होंगी। काफ़ी जो प्रश्न है ये तो, सबसे दुखी देश दक्षिण सूडान को माना गया है। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। बहुत इजी प्रश्न है। शायद कल ही मैंने इस पर वीडियो कवर किया था। तो देखिए, इसका यह 9वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। 2012 से रिपोर्ट आ रही है। इसमें इस साल जो है कि 149 देशों को शामिल किया गया है और उसमें जो है कि आपको पता है लास्ट ईयर 156 देशों को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय देश है जो टॉप 10 में जगह बनाई है, बिल्कुल सही है। पहले आपने देखा होगा फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे देश जो यूरोपीय देश हैं वो उन्होंने कब्जा बनाए रखा हुआ है। अर्थात वह जो क्षेत्र है वहाँ पर जो खुशहाली का स्तर है ज़्यादा है। और जो है कि भारत की स्थिति तो आपको पता ही है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कल ही मैंने बताया भी था कि आखिर इसकी रैंक क्या है, भारत को कितना रैंक मिला हुआ है 149 कंट्री। इजी प्रश्न है। और इसमें जो डी विकल्प है, दक्षिणी सूडान सबसे दुखी नहीं, अफगानिस्तान को सबसे दुखी माना गया है क्योंकि उसको 149th रैंक ही प्रदान की गई है। तो इस तरह से दक्षिणी सूडान नहीं है। दक्षिणी सूडान, हाँ, ये जो है कि यहाँ पे खुशहाली का स्तर कम है, लेकिन सबसे खराब नहीं बताया गया, अफगानिस्तान को बताया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अमृत महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। पहला है, वर्ष 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया गया है। दूसरा कथन, 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। तीसरा कथन, देश के 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। डी है, इसके शुरुआत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 4.1 योजना की घोषणा की है। अब आपको बताना है कि सही विकल्प कौन से हैं। तो सही विकल्पों को आपको चयन करना है। 4 आपके पास विकल्प दिए हुए हैं।
तो आपको पता है कि जो अमृत महोत्सव के संदर्भ में ही उड़ान 4.1 योजना की घोषणा की गई। उड़ान 4.1 है ये कहता है कि अब जो क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरिया वाले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एयर कनेक्टिविटी नहीं है, उनको हेलीकॉप्टर से, हेलीपैड के माध्यम से या फिर सी प्लेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अर्थात उन एरियाज में भी जो है कि एयर नेविगेशन को बढ़ाया जाएगा जो अभी कटे हुए हैं, और उनके लिए जो है कि सी प्लेन और हेलीपैड और हेलीकॉप्टर और अन्य छोटे माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। और बाकी जितने विकल्प हैं वो सब सही हैं। आंसर होगा आपका जो है कि डी 1 2 3 4। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है उड़ान योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसे वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। बी, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाना है। सी, इस योजना का संचालन 10 वर्ष तक किया जाएगा। डी, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन कंपनियों के लिए बाजार निर्मित करना है। आपको यह उड़ान योजना जो है, मैंने इसका उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ये सब मैंने जो है कि कल शायद डिस्कस किया था आपसे वीडियो में। तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। इसे वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। तो उद्देश्य यही है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मतलब ऐसे एरिया में भी अब जो है कि एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना जो अभी कटे हुए थे, और इसका ये संचालन 10 वर्ष के लिए किया जाएगा। और 10 वर्ष के अंदर ये प्रयास किया जाएगा कि हर नागरिक, आम नागरिक क्या करे, जो कि उड़ान भर सके। उड़े आम नागरिक, जैसा कि इसका टैग लाइन है, तो उसी के तहत इसको कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कंपनी को बाजार निर्मित करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ एयर नेविगेशन है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या बाहर कंपनी हो, उनको प्रमोट किया जाए। ऐसी कंपनियों को जो देश के अंदर संचालित होती हैं, ना कि बाहरी कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आपको जो है कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो है कि छत्तीसगढ़ अभी नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और ना ही तो उनके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डी विकल्प क्या है, गलत है। अगला प्रश्न जो है, पूर्वोत्तर भारत में रबर के उत्पादन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पूर्वोत्तर भारत में रबर उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु है। दूसरा है, पूर्वोत्तर भारत में प्रति किलोग्राम रबर उत्पादन मूल्य केरल से आधे से भी कम आता है। तीसरा कथन है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार यहाँ के रबर उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। डी है, असम जो है नेपाल और बांग्लादेश को रबर निर्यात कर रहा है। सत्य कथन का विकल्प का आपको चयन करना है, तो एक एक करके आप कथनों को चयन कर लीजिए। पहला है कि पूर्वोत्तर भारत में रबर उत्पादन के अनुकूल जलवायु बिल्कुल सही है, कि वहाँ पे बे ऑफ बंगाल से नजदीकी है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वर्षा ज़्यादा होती है, दोमट मिट्टी जो है कि वहाँ पर ज़्यादा होती है, अनुकूल है। साथ ही साथ यहाँ पे चूँकि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों की मजदूरी, अर्थात मजदूरी यहाँ पर लोगों की कम है। साथ ही साथ ज़मीन सस्ती मिल जाती है, और उसके अलावा जो भी इसमें इनपुट्स आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज़ को, चूँकि अभी जो है कि पूर्वोत्तर का भारत का जो क्षेत्र है उसमें लागत कम आती है। इसी के कारण केरल में जहाँ पर 184 रुपये प्रति केजी का खर्च आता है, लगभग के जो है कि पूर्वोत्तर भारत में 80 रुपये आता है। तो इस तरह से आधे से भी कम है, बिल्कुल सही है। और सही ये बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यहाँ पर रबर के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कथन जो 4 है ये गलत है। असम, नेपाल और बांग्लादेश को रबर निर्यात नहीं कर रहा। ये जो कथन है कि नेपाल ने को हाल ही में त्रिपुरा ने किया है, तो त्रिपुरा पहले बांग्लादेश को कर रहा था, अब उसने नेपाल को भी निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है। तो 1 2 3 कथन सही हैं। आंसर होगा आपका बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बॉन्ड के विषय में जो है कि आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। बॉन्ड में सामान्यतः एक निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त होती है। 81 बॉन्ड का कोई निश्चित मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती। सी कथन है, 81 बॉन्ड अनसिक्योर्ड बॉन्ड माने जाते हैं। और डी है, 81 बॉन्ड केवल सरकारी जो है सरकार जारी कर सकती है। अब आई होप आपने, बहुत इजी है, इसको डिसाइड कर लिया होगा। तो 80 बॉन्ड को केवल सरकार जारी नहीं करती, जो है कि कंपनियां भी जारी करती हैं, बैंक भी जारी करती हैं। जैसा कि इसका सबसे बड़ा अभी हमने देखने को मिला था कि जो कि क्या है, आरबीआई ने इस पर निर्णय लिया था कि जो 81 बॉन्ड हैं इनकी मैच्योरिटी को 100 साल तक माना जाए, और इस पर काफ़ी विवाद हुआ। फिर वित्त मंत्रालय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें सॉरी, आरबीआई मैंने बोल दिया था, सेबी की बात है। तो उसमें फिर जो है कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि नहीं, ये नियम ठीक नहीं है। 81 बॉन्ड को से ही क्या होते हैं, हमारे बैंक बहुत ज़्यादा फंड प्राप्त करते हैं। तो इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि 81 बॉन्ड को समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया
बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो केवल सरकार जारी कर सकती है, ये गलत है, और बाकी विकल्प सही हैं। आई होप आपने इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया होगा। लास्ट प्रश्न आपके लिए, मेचुका घाटी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह घाटी दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा कथन है, इस घाटी से म्यांमार की सीमा कुछ दूरी पर है। तीसरा कथन, यहाँ हाल ही में यूरेनियम प्राप्त हुआ है। असत्य कथन के विकल्प का चयन करना है। तो आपको पता है कि जो मेचुका घाटी है यह दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो जो है उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में है, और इससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एलएसी मैकमोहन रेखा है। चूंकि एलएसी तो आपका जो है कि पश्चिम में है, यहाँ पर मैकमोहन रेखा है, अर्थात भारत और जो है कि चीन का बाउंड्री लाइन है। तो इस तरह से पहला कथन गलत हो गया। इस घाटी से म्यांमार की सीमा कुछ दूरी पर नहीं, यहाँ से चाइना की सीमा कुछ दूरी पर है। तो पहले और दूसरे कथन गलत हो गए। यहाँ पे हाल ही में यूरेनियम प्राप्त हुआ है और इसका एक्सप्लोरेशन अब प्रारंभ किया जा रहा है, और इसी को लेकर चाइना ने आपत्ति दर्ज की है। तो इस तरह से कथन तीसरा जो है कि क्या है, सही। हमें चुनना है असत्य कथन का विकल्प। तो हमें पता चला कि हमारा जो है कि एक और दो कथन जो है कि असत्य है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।